हेलो गाइस। आज हम यूनिट 10 के में लगने वाली अन्य विधाओं में एक और रचना को पढ़ेंगे जो कि आत्मकथा है मुर्दहिया। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसी राम की आत्मकथा है और मुर्दहिया का प्रकाशन 2010 में हुआ है। तो हम चल के देखते हैं इसके बारे में थोड़ा, जो इसकी पृष्ठभूमि है, इसका अनुक्रम है, इन सबके देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो मुर्दहिया बेसिकली लिखा गया है डॉक्टर तुलसी राम जी के द्वारा। इसका अनुक्रम जो है वो है भुतही पारिवारिक पृष्ठभूमि, दूसरा है मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, तीसरा है अकाल में अंधविश्वास, चौथा है मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, पांचवा है भूतनिया नागिन, छठा है चले बुद्ध की राह और सातवां है आजमगढ़ में फाका कसी। तो ये एक दलित आत्मकथा है, आप इस बात को याद रखेंगे। डॉक्टर तुलसीराम जो कि जेएनयू के प्रोफेसर थे, इन्होंने अपने जीवन को उद्धृत किया है, इसमें अपने बारे में उन्होंने बताया है। तो हम भूमिका देखते हैं। अच्छा, प्रकाशन याद रखेंगे कि इसका प्रकाशन 2010 में हुआ था। तो हम भूमिका पढ़ते हैं। भूमिका। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। यानी कि मुर्दहिया एक ऐसी जगह थी जहाँ पे आप पढ़ेंगे, अगर रचना को आगे पढ़ेंगे, आप कंटिन्यू रखेंगे तो उसमें देखेंगे कि ये जब अपने स्कूल जाते हैं तो मुर्दहिया से होके जाते हैं। ये अपनी पालतू पशुओं को चराने जाते हैं, शायद भैंस को चराने जाते हैं तो भी वो मुर्दहिया ही जाते हैं। मतलब वहाँ पे जो कुछ भी होता था वो सब कुछ मुर्दहिया में ही होता था। मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर की बहुउद्देशीय कर्मस्थली थी। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते थे। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। हमारे गांव की जियोपॉलिटिक्स यानी भू राजनीतिक में दलितों के लिए मुर्दहिया एक सामरिक केंद्र जैसी थी। अच्छा, इसमें एक आप जब रचना पढ़ेंगे तो एक चीज और देखेंगे। इसमें एक बात कहते हैं लेखक कि जो ये इनका दलित समुदाय बसा हुआ था वो गांव के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ था, यानी कि गांव से निकासी की तरफ बसा हुआ था। उनका मानना ये था, बेसिकली वहाँ के लोगों का, कि या ये कह लीजिए कि पहले की हमारी मानसिकता ऐसी थी कि अगर कोई भी गांव में समस्या आती है, कोई भी महामारी आती है तो वो दक्षिण दिशा से आती है। इसीलिए दक्षिण में ये मुर्दहिया और इनका जो समाज था वो वहीं पे था, दलित समुदाय जो बसा हुआ था। तो चल के देखते हैं आगे। जीवन से लेकर मरण तक की सारी गतिविधियां मुर्दहिया समेट लेती है। सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुर्दहिया मानव और पशु में कोई फर्क नहीं करती। यानी कि जब किसी आदमी की मृत्यु होती है तो भी उसी मुर्दहिया में उसको जलाया जाता है या दफनाया जाता है। और साथ ही जब कोई पशु मरता है जब कोई पशु मरता है तो भी ये वहीं पे होती है। वह दोनों की ही मुक्तिदाता थी। विशेष रूप से मरे हुए पशुओं के मांसपिंडों पर जूझते सैकड़ों गिद्धों के साथ कुत्ते और सियार मुर्दहिया को एक कलास्थली के रूप में बदल देते थे। रात के समय इन्हीं सियारों की हुआ हुआ वाली आवाज उनकी निर्जनता को भंग कर देती थी। हमारी दलित बस्ती के अनगिनत दलित हजारों दुख दर्द अपने अंदर लिए मुर्दहिया में दफन हो गए थे। यदि उनमें से किसी की भी आत्मकथा लिखी जाती तो उसका शीर्षक भी मुर्दहिया ही होता।
क्योंकि आप लेखक ने कहा कि उनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली, इवन मृत्यु के बाद भी उनकी मुक्ति स्थली जो थी वह भी मुर्दहिया ही थी। तो क्यों थी? मैंने बताया कि एक ज़मीन था, एक ज़मीन का टुकड़ा था, जहाँ पे भैंस भी चराई जाती थी, खाली ज़मीन, ऊसर जैसी ज़मीन थी, जहाँ पे भैंस भी चराई जाती थी और जहाँ से रास्ता भी गुजरा था और जहाँ पे आप कह सकते हो कि अंतिम संस्कार भी लोगों के किए जाते थे। लोगों के क्या, पशुओं के भी अंतिम संस्कार किए जाते थे। मुर्दहिया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की ज़िंदगी थी। इस ज़िंदगी को मुर्दहिया से खोद कर बाहर लाने का पूरा श्रेय तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को जाता है। अब देखें क्या लिखा है, तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को इसका श्रेय जाता है। श्रेय किसको दिया है लेखक ने? तद्भव के मुख्य संपादक अखिलेश को। ये बात आप याद रखेंगे। हमेशा मेरे सामने कलम के बदले फावड़ा लिए तैयार मिलते थे। सही अर्थों में मैंने उनके ही फावड़े से खोदकर मुर्दहिया से अपनी जिंदगी को बाहर निकाला है। किसके फावड़े से खोदकर? तद्भव के संपादक अखिलेश जी के फावड़े से खोदकर लेखक कह रहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी को मुर्दहिया से बाहर निकाला है। जमाना है चाहे जो भी हो, मेरे जैसा कोई अदना जब भी पैदा होता है वह अपने इर्द गिर्द घूमते लोक जीवन का हिस्सा बन ही जाता है। यही कारण था कि लोक जीवन हमेशा मेरा पीछा करता रहा। परिणाम स्वरूप मेरे घर से भागने के बाद जब मुर्दहिया का प्रथम खंड समाप्त हो जाता है तो गांव के हर किसी के मुख से निकले पहले शब्द से तुकबंदी बनाकर गांव वाले जोगी बाबा, लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला बिखेरती नटनिया, गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा तथा सिंघा बजाता बंकिया डोम आदि जैसे जिंदा लोक पात्र हमेशा के लिए गायब होकर मुझे बड़ा दुख पहुंचाते हैं। अच्छा, देखेंगे कि इसमें इस आत्मकथा से किस किस का नाम भूमिका में लिया गया है। एक जोगी बाबा है, उनका नाम लिया गया है। लक्कड़ ध्वनि पर नृत्य कला करती नटिनिया, नटिनिया का नाम लिया गया है। दूसरा गिद्ध प्रेमी पग्गल बाबा थे जो गिद्धों से बहुत प्रेम करते थे, उनका नाम है। एक सिंघा बजाता बंकिया डोम था जो किसी भी सुख हो या दुख हो, किसी भी ऐसे फंक्शन में वो अपना पात्र लेके वहां से खाना लेने पहुंच जाता था, जिसके यहाँ भी कुछ भी होता था। अगर उसको वो खाना कम लगता था कि उसको कम मिला है, उसको क्वांटिटी कम है, तो वो क्या करता था, वहीं पे वो गाली गलौज भी करता था। अगर आप रचना को पढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे। सबसे ज्यादा दुखित करने वाली बात दिल्ली में रहकर मेरे गांव के कुछ प्रवासी मजदूरों से मालूम हुई। 50-60 साल पहले जिस मुर्दहिया का वर्णन मैंने किया है वह पूर्ण रूपेण उजड़ चुकी है। कितने साल पहले की मुर्दहिया का जिक्र लेखक ने किया है? 50 से 60 साल पहले की मुर्दहिया का जिक्र लेखक ने किया है। और यह भी कहते हैं कि वर्तमान समय में यह मुर्दहिया जो थी जिसका जिक्र मैंने इस आत्मकथा में किया है वह पूर्ण रूपेण उखड़ चुकी है। सागरी जंगल कटकर खेत में बदल चुके हैं, जिसके चलते गिद्धों जैसे अनगिनत दुर्लभ पक्षियों का, शाही सियारों और खरगोशों जैसे पशुओं का विलोप हो चुका है। बचपन में दुखित होने का मतलब होता था आंसू, आंखों में आंसू का आना। अच्छा, ये भी एक महत्वपूर्ण लाइन है कि बचपन में दुखी होने का मतलब लेखक ने क्या बताया है? आंखों में आंसू आना। ये भी देखिए आपके प्रश्न पत्र में पूछ सकता है कि ये किस रचना से लिया गया है ये पंक्ति। तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे और अंडरलाइन कर लेंगे। बचपन में दुखी होने का मतलब था आंखों में आंसू आना। ऐसे अवसरों पर मेरी दादी आंख धो लेने को कहती थी, किंतु आज का अनुभव बताता है कि चंद पानी के छींटों से दुख की निथानी नहीं मिटती। प्रवासी मजदूरों से ही पता चला कि मुर्दहिया से होकर जाने वाली एक सरकारी सड़क ने हमारे गांव को 3 जिलों आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस से जोड़ दिया है। अब देखो ये कहानी कहाँ की है? आजमगढ़ की, यानी लेखक हैं आजमगढ़ के हैं। धर्मपुर गांव, इनके गांव का नाम है धर्मपुर और ये आजमगढ़ के हैं। अब बता रहे हैं कि उस मुर्दहिया से ही एक सड़क जाती है जो कि 3 जिलों को कनेक्ट करती है। कौन कौन से जिले हैं? आजमगढ़, गाजीपुर तथा बनारस। आप इन तीनों जिलों के नाम को बखूबी याद रखेंगे। उस पर टेम्पो
भी चलने लगे हैं। जिस तरह हमारे गाँव से बड़ी संख्या में मज़दूरों का पलायन बड़े शहरों में हो चुका है, संभवतः मुर्दहिया से सड़क निकल जाने के कारण वहाँ के भूत-पिशाचों का भी पलायन अवश्य ही हो गया होगा। ज़ाहिर है, अब पहले जैसी उनकी पूजा नहीं होती होगी। बढ़ते हुए शहरीकरण ने हर एक के जीवन को प्रभावित किया है। भूत भी इससे अछूते नहीं हैं। अच्छा, भूतों को भी किसने प्रभावित किया है? बढ़ते हुए शहरीकरण के जैसे जीवन को प्रभावित करता है, उसी तरह से लेखक कह रहा है कि उसने भूतों को भी प्रभावित किया है, क्योंकि अब शीर्षक में मैंने बताया था ना कि यहाँ पे एक अंधविश्वास चलता है, भूतनिया, नागिन है जैसी, और अकाल में अंधविश्वास है। ये शीर्षक आपको बताते हैं कि किस तरह से उनकी पृष्ठभूमि जो थी, एक अंधविश्वासी पृष्ठभूमि थी। इसमें लेखक पहले ही उसमें बताते हैं कि वो उनके दादा के मरने की खबर, मरने की बात क्या फैली थी, उसको उनके दादा को भूत ने लाठी से पीट-पीट के मार डाला था। इस तरह से उनके दादा की मृत्यु बताई गई है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का अंधविश्वास रहा होगा। और ये अंधविश्वास कोई व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष का नहीं था, वो समाज का था, क्योंकि अशिक्षा इतनी चरम पे थी, वहाँ तर्क करना तो मुमकिन ही नहीं था। तो लेखक वो बताते हैं कि जिस मुर्दहिया में लोग आने-जाने से डरते थे, अकेले उस रास्ते से गुज़रने से डरते थे, अब उस जगह पे उस सड़क से वो सड़क, वहाँ से सड़क गुज़री है उस जगह से, और वो 3 जिलों को जोड़ रही है, और धड़ल्ले से वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं। किसी भी तरह का कोई भी भूत अब वहाँ नहीं है, कोई भी भूत से संबंधित डर अब नहीं है। आगे देखते हैं, आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में, अच्छा, ये मैं बताना भूल गई, ये 2 खंडों में लिखी गई है। तो पहला खंड 2010 में था और दूसरा खंड शायद 2015 या 19 में कुछ था, मुझे ऐसे याद नहीं है। मुझे याद आएगा तो ज़रूर मैं कमेंट में मेंशन कर दूँगी। आने वाली मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, रशिया तक की जीवन यात्रा का लेखा-जोखा होगा। यानी कि लेखक यहाँ अपने संबंधित शुरुआती जीवन के बारे में, पहले खंड में शुरुआती जीवन के बारे में बताते हैं। अपनी पढ़ाई कैसे हुई, किस किस तरह से उन्होंने जिद करके पढ़ाई की। एक बार वो घर से भाग गए थे, जिसके बाद उनके घरवाले वापस, हालाँकि वो आ गए थे, किसी रिश्तेदार के यहाँ से वो वापस आ गए थे, और उसके बाद घरवाले ये डर गए कि बच्चा भाग जाएगा, जिससे उनको पढ़ाते हैं आगे। और फिर आखिर में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए ये भाग ही जाते हैं। तो पहले भाग में तो सिर्फ़ वो आजमगढ़ में फाका कसी, यानी कि जब आजमगढ़ जाते हैं शहर में पढ़ने के लिए, वहाँ तक का है। लेकिन उसके बाद कलकत्ता, बनारस, दिल्ली, इंग्लैंड और सोवियत संघ में जो उन्होंने अपनी यात्राएँ की और उन्होंने पढ़ाई पूरी की, क्योंकि उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, दिल्ली में जेएनयू में वो प्रोफ़ेसर थे। तो आगे की जीवन के बारे में वो दूसरे खंड में लिखते हैं। तो आने वाले मुर्दहिया के दूसरे खंड में घर से भागने के बाद कलकत्ता, बनारस तथा दिल्ली होते इंग्लैंड तथा सोवियत संघ, यानी कि रसिया तक की जीवन यात्रा का लेखा-जोखा होगा। मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि किस लेखक ने कहा है कि मूलतः यह यात्रा मार्क्सवाद और बौद्ध दर्शन की है? तो आप यहाँ पे डेफ़िनेटली कन्फ्यूज़ हो जाएँगे कि अज्ञेय जी की जो यात्रा वृत्तांत है, अ, क्या नाम है? कैसे भूल रही हूँ भाई। नहीं याद आ रहा है, दिमाग से भी निकला हुआ है। तो आप अज्ञेय जी की रचना में या राहुल सांकृत्यायन जी की रचना में कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, इसलिए आप याद रखेंगे कि मूलतः ये यात्रा मार्क्सवाद से बौद्ध दर्शन की है, किसकी है? डॉक्टर तुलसीराम की ये कोटेशन है। उनके किसी रचना से संबंधित है, मुर्दहिया, उनकी आत्मकथा से, प्रथम भाग से, ये भी याद रखेंगे। राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक माहेश्वरी इस बात के लिए धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने तद्भव ने अब तक प्रकाशित 7 किस्तों को मुर्दहिया खंड 1 रूप में अविलंब अविलंब प्रकाशित करने का निर्णय लिया, जबकि आगे का लेखन भी अभी जारी है। डॉक्टर तुलसीराम, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। अच्छा, आप ये बात याद रखेंगे कि ये 7 खंडों में तद्भव पत्रिका में, अखिलेश है ना उसके संपादक, तद्भव पत्रिका में 7 खंडों में प्रकाशित है, जिसे राजकमल प्रकाशन के निर्देशक अशोक माहेश्वरी ने एक खंड मुर्दहिया के नाम से प्रकाशित किया है। यह बात आप याद रखेंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाती है कि लेखक ने इसे भूमिका में डाला है।
जो चीज़ भूमिका में है वो महत्वपूर्ण है जितना कि संपूर्ण रचना महत्वपूर्ण है, साथ में उतना ही उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसलिए भूमिका में आने वाली जगहों के नाम या कोई अंक में साल, उम्र बताया गया है या किसी ख़ास पात्र का ज़िक्र है, उन सबको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि वो बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। चलिए, ठीक है, थैंक यू।